तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में ऑपरेशन अमृत ये किस राज्य में शुरू किया गया, तो आंसर होगा केरल में। एक्चुअली में अभी केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक के हो रहे दुरुपयोगों को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। क्या होगा अब इसमें लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाले जो फार्मेसीज हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनकी जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को दे सकेंगे। मतलब अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर पर्चे में लिख रहा है कि हाँ ये एंटीबायोटिक्स देनी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा, उसके बावजूद वो आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए भी केरल सरकार ने ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया। फिर बताओ, अभी हाल ही में गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा एमजे अकबर ने। प्रसिद्ध लेखक हैं ये एमजे अकबर, और इन्होंने के नटवर सिंह के साथ मिलकर के इस बुक को लिखा है जिसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस। तो ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी के जीवन और संघर्षों पर आधारित है। खास तौर पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण जन आंदोलन किए थे, जैसे कि 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो टूर्नामेंट का नाम है स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट, इसको भी रियल मैड्रिड ने जीत लिया। किसे हराया, बार्सिलोना को हराया है। रियल मैड्रिड का ये 13वां खिताब है। तो इस प्रश्न से यही पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीजें आती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और हाँ, फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया, तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व को। तो अभी पेंच टाइगर रिजर्व ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ये भारत का तो पहला बन गया और एशिया का इस तरह से ये 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए इसे डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। मतलब यहाँ पे नाइट के समय, रात्रि के समय जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह, तो वो रोशनी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, एकदम अंधेरा होगा जैसे कि हमारे गाँव में होता है। मतलब यहाँ पे नाइट के समय, रात्रि के समय जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह, बल्ब वगैरह, उनकी बिल्कुल भी रोशनी नहीं होगी, एकदम अंधेरा होगा, ताकि आप आकाश के जो रोशनी है, वो रोशनी आ रही है चांद से, वो रोशनी आ रही है सितारों से, वो आपको साफ साफ दिखाई दे सके। और इन डार्क स्काई का उद्देश्य क्या होता है, आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहां पे आप टेलीस्कोप लगाओ और आराम से बिल्कुल सितारों की स्टडी करो। अब ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। कौन सा, पेंच टाइगर रिजर्व, जो स्थापित हुआ था 1977 में। अब आप पूछोगे ये कहां पर है, तो ये एक्चुअली में ये 2 राज्यों में आता है, महाराष्ट्र में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको याद आएगा कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र ये कहां पे बना है, ये बना है लेह लद्दाख में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 76वें सेना दिवस समारोह का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा लखनऊ में। तो भारत उसके नागरिकों की रक्षा के लिए, हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाता है। इस बार की थीम है राष्ट्र की सेवा में। 15 जनवरी ही क्यों, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो हमारे फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, उन्होंने अपना पद संभाला था। अब आप मुझे बताएंगे, जब ये रिटायर्ड हुए थे उस दिन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। अच्छा, वैसे अगर आप पूछो कि भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे, तो फ्रांसिस बूचर थे, और KM करियप्पा ये पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। और इस साल 76 नंबर का सेना दिवस समारोह का हमने आयोजन किया। कहाँ पे किया, ये याद रखना, लखनऊ में। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी जो हमने नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया था, नौसेना दिवस कब मनाते हैं ये तो बताओ। 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नेवल चीफ हमारे कौन है, R हरि कुमार है। तो नौसेना दिवस समारोह का आयोजन हमने कहाँ पे किया था, अभी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में। और उससे पहले वायुसेना दिवस जो हमने मनाया था, कब, 8 अक्टूबर 2023 को। और वैसे एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। वो हमने आयोजन कहाँ किया था, वायुसेना दिवस समारोह का, प्रयागराज यूपी में। और अब हम पढ़ रहे हैं 2024 में भारतीय सेना दिवस समारोह का आयोजन हमने किया लखनऊ में। और हमारे आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे हैं। और हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ हुआ करते थे, मनोज मुकुंद नरवणे, इनके भी ऑटोबायोग्राफी आई है। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और आपको याद है, अभी भारतीय सेना ने ही 2024 को प्रौद्योगिकी अवशेषण का वर्ष यानी कि
टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास को डिजिटल संग्रहित करने के लिए भी कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। तो प्रोजेक्ट शौर्य संकलन क्या है ये? इसमें हमारी आर्मी के गौरवशाली इतिहास को डिजिटली संरक्षित किया जाएगा और इसे अभी शुरू किया हमारी भारतीय सेना ने। मतलब सेना अपने इतिहास को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहती है। तो इसमें अभी 11 लाख से अधिक पृष्ठ और 700 घंटे की ऑडियो विजुअल सामग्री एकत्र की गई है, उनका कलेक्शन किया गया है, जिनमें आप देखोगे तो 148 वाला जो जम्मू कश्मीर संघर्ष था, 1961 में ऑपरेशन विजय जो चलाया था गोवा मुक्ति के लिए, पुर्तगालियों को भगाया था, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान जो संघर्ष हुआ था, इन 4 घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखना कि प्रोजेक्ट शौर्य संकलन का संबंध किससे है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसने इसको शुरू किया है। फिर बताओ अभी विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा दाओस में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये हर साल अपनी बैठक का आयोजन यहीं पे करता है, दाओस स्विट्जरलैंड में। ये मत समझ लेना इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा, इसका हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन बैठक का आयोजन होता है दाओस स्विट्जरलैंड में। 2024 में इसकी ये 54वीं बैठक हुई, 54th नंबर की, और थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास को पुनः बनाना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक शायर थे। तो उर्दू के मशहूर शायर थे ये मुनव्वर राणा, जिनका अभी हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। वे उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए काफी प्रसिद्ध थे, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक थी माँ। मतलब उस कविता का शीर्षक था, टाइटल था माँ, और इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उनकी कृति शाहदाबा के लिए। और फिर अगले साल ही 2015 में उन्होंने ये साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा भी दिया था वैसे। तो सिंपल सा याद रखना है मुनव्वर राणा का नाम, ये उर्दू शायर थे, निधन हो गया अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने फीफा मेंस प्लेयर 2023 का खिताब जीता? तो इसका उत्तर होगा लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी, और अभी इन्होंने ही फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। आपको बता दूं तीसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। इससे पहले 2019 के लिए, 2022 के लिए और अब 2023 के लिए इन्होंने ये खिताब जीता। अगर वहीं हम महिलाओं की बात करते हैं, यानी कि फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो आंसर होगा बार्सिलोना की प्लेयर एटना बोनमाती। ये स्पेन की प्लेयर है, मतलब स्पेन देश की ये प्लेयर है और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए ये खेलती है। अच्छा, लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये भी ध्यान रखना, पुरुषों में बेस्ट गोलकीपर चुना गया है, एडरसन को, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। वहीं महिलाओं में मैरी इयरप्स को चुना गया, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोलकीपर है। और मैरी इयरप्स का नाम आपने कहीं सुना होगा, वैसे तो कल ही मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अभी जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था, वो इन्हीं को चुना गया था, मैरी इयरप्स को, और उसमें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मैनचेस्टर सिटी को। मैंने कहा ना कल का वीडियो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे मैंने आपको काफी सारा रिवीजन कराया है, तो वो मिस मत करना। बाकी फुटबॉल की बात है तो फीफा को जरूर देखेंगे। फीफा की स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। चलो फिर बताओ, अभी ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो ग्लोबल फायर पावर ने भी 2024 के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग को जारी किया है। मतलब इसमें बताया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है। तो इस मामले में सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है, भारत चौथे स्थान पर है, और पांचवें पे साउथ कोरिया को रखा है। पिछले साल भी इसी रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे ही था, टॉप पे अमेरिका ही था, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। टोटल 145 देशों की ये रैंकिंग है, याद रखना है भारत चौथे स्थान पर है और हमारे ऊपर है अमेरिका, रशिया और चाइना। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रंजन गोगोई साहब को। तो असम वैभव, पहले तो ये जानो ये क्या है, ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इस बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है भारत के पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। ये भारत के 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ है, वे 50वें नंबर के हैं। और रंजन गोगोई जी की बात करें तो आपको बता दूं ये पूर्वोत्तर के पहले ऐसे जज थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। हाँ, ये असम राज्य से हैं और अभी असम का ही सर्वोच्च सम्मान इनको मिल रहा है, जिसे असम वैभव कहते हैं। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। और आपको याद हो तो पिछले बार 2023 में
ये सम्मान किसे मिला था? डॉक्टर तपन सेकिया को मिला था। पिछला वाला भी याद रखो और अभी वाला भी याद रखो। अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? तो आंसर होगा बर्नार्डो एवेरलो। तो बर्नार्डो एवेरलो ये ग्वाटेमाला देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बाकी ये जो अपॉइंटमेंट हुए ये सारे 2024 वाले ही हैं। जैसे कि गैब्रियल एटल अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे फ्रांस के। सुक्सेस मसरा ये चाड के प्रधानमंत्री बने थे। और फेलिक्स तसेसिकेदी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे। बाकी ग्वाटेमाला ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और कैपिटल इसकी ग्वाटेमाला सिटी होती है, करेंसी है ग्वाटेमाला क्वेट्जल और प्रेसिडेंट बन गए हैं बर्नार्डो एवेरलो। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को दिसंबर 2023 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा को। तो अभी दिसंबर महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर्स ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है, जिसमें महिलाओं में बात करें यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये भारतीय हैं, नाम है दीप्ति शर्मा। वहीं अगर पुरुषों में बात करें कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा पैट कमिंस को। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो इस तरह से 2023 का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है इन आईसीसी अवार्ड्स के लिए। दिसंबर महीना बचा हुआ था वो भी आपके सामने है। बाकी आईसीसी की बात करें, देखो आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ कौन है? जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। आप सबको पता है 16 जनवरी को हम हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मना रहे हैं, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2022 से ही हमने इसको मनाना शुरू किया है। तो इस बार आप कह सकते हो ये इसका तीसरा संस्करण है। वैसे राष्ट्रीय स्टार्टअप वीक भी होता है, नेशनल स्टार्टअप वीक, वो 10 से लेकर 16 जनवरी तक मनाया जाता है। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने किसे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो आंसर होगा जियानी इन्फेनिटो को। तो ये अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 है। किसने दिया? यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया। और किसे दिया? जियानी इन्फेनिटो को दिया। ये कौन है? ये फीफा के हेड हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फीफा के बारे में आप जानते ही हो, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और ये प्रेसिडेंट हो गए जियानी इन्फेनिटो। फिर बताओ अभी हाल ही में हुए पहले बीच गेम्स 2024 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी पहली बार हुए हैं ये बीच गेम्स 2024 में। कहां पे हुए? दीव में। दीव में एक घोगला बीच है, वहां पे हुए 4 से लेके 11 जनवरी 2024 तक। और अभी ये हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है। तो इसमें टॉप पे मध्य प्रदेश है 7 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल 18 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, इसने 3 गोल्ड जीते हैं, टोटल 14 मेडल के साथ ये दूसरे स्थान पर है। और हमने ये भी पढ़ा था इसका जो समापन समारोह है उसका आयोजन हुआ था आईएनएस खुखरी में। तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसका पहला संस्करण है तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुए, कौन टॉप पे रहा? चलो फिर बताओ हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। आपको याद हो तो केरल में सबरीमाला मंदिर है जो कि लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है और यहाँ पे हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स मतलब ये बताता है कि तेजी से उभरते हुए बाजार में कौन सा देश टॉप पर है। तो भारत तो दूसरे स्थान पर है, टॉप पे चाइना है और भारत ने ताइवान को रिप्लेस कर दिया और दूसरे स्थान पे आ गया, मतलब ताइवान तीसरे स्थान पे चला गया। और आप कह सकते हो वर्ल्ड का 26.6% निवेश चाइना में हो रहा है, भारत में 20% निवेश हो रहा है और इसके साथ भारत दूसरे स्थान पर है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अयुत्या, इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अयुत्या, किनके बीच हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच में। ये एक नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, पहली बार इनके बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। देखो अयुत्या का मतलब होता है अपराजय। और अगर पूछोगे कि भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया तो INS कुलिश नाम के जहाज ने इसमें हिस्सा लिया। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप किया है? तो आंसर होगा संभव। तो अभी भारतीय सेना ने सैन्य संचार यानी कि सैन्य कम्युनिकेशन के लिए अपनी एक अलग संचार प्रणाली, एक अलग कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है और ये प्रणाली, ये सिस्टम इतना सुरक्षित है
कि न तो कोई तीसरा बातों को सुन पाएगा न डेटा चुरा पाएगा, जिससे क्या होगा, सेना की पूरी बातचीत सुरक्षित रहेगी। और भारतीय सेना ने इस सिक्योर मिलिट्री मोबाइल सिस्टम का नाम रखा है संभव। ये 5G पे काम करेगा। इसे राष्ट्रीय शिक्षा और उद्योग उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से तैयार किया गया है। संभव याद रखना, इसकी वैसे फुल फॉर्म भी है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। अभी जो 15 जनवरी को आपने आर्मी डे मनाया था, उसी मौके पे इसको लॉन्च भी किया गया था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड नाम से एक अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत मेरा स्कूल मेरा गौरव यानी कि माई स्कूल माई प्राइड नाम से एक अभियान शुरू किया है, और इसमें व्यक्तियों और संगठनों से एक स्कूल गोद लेने का आग्रह किया गया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी धानु यात्रा त्योहार ये कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन है ये धानु यात्रा। इसमें भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। ये उत्सव 11 दिनों तक चलता है। तो याद रखना धानु यात्रा त्योहार कहाँ का है, उड़ीसा का है। फिर आपसे पूछ रहे अभी नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो नीति आयोग की बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला पहला राज्य, मतलब यहाँ पे गरीबी में सर्वाधिक कमी आई है, वो राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे बिहार को बताया गया और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पिछले 9 वर्ष की स्टडी की गई है, उसी आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि 2013-14 से लेके 2022-23 तक की आंकड़ों पे डेटा के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया कि 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, और कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई है, तो 17.89% गरीबी कम हुई है। वर्तमान में 11% गरीबी ही रह गई है। टारगेट तो ये भी रखा है कि 2030 तक इसे 11% से घटा करके 1% पर लाना है। मतलब ये चाह रहे हैं कि 2030 तक गरीबी मात्र 1% रह जाए भारत में, अभी बता रहे हैं 11% है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है, तो आंसर होगा बिपिन रावत जी। तो अभी देश के पहले CDS रहे बिपिन रावत जी के नाम पे जम्मू कश्मीर के बारामूला में जो झेलम स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है बिपिन रावत जी के नाम पे। हमने कहा ये हमारे देश के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन वर्तमान में अभी दूसरे नंबर के CDS कौन है ये पूछेंगे तो आंसर करना अनिल चौहान। चलो फिर बताओ अभी जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो आंसर होगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो अभी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है, जिसमें हमारी आर्मी क्या करेगी, तो पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से होने वाले आतंकी गतिविधियों को खत्म करेगी। क्योंकि अभी हाल ही में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में विशेष रूप से राजौरी और पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियां देखी गई है, और ये ऑपरेशन सर्वशक्ति इसका ऑपरेशन सर्प विनाश के तर्ज पर शुरू किया गया है, जिसे 2003 में शुरू किया गया था आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए। अच्छा चलो फिर बताओ अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा हरियाणा में। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। ये सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है, इस बार ये इसका 9वां संस्करण हुआ। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच जागरूकता फैलाना। इसकी थीम भी रही अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। इसमें 22 देशों ने हिस्सा लिया था। चलो फिर बताओ अभी 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा सक्सेशन। तो एमी अवार्ड ये टेलीविजन इंडस्ट्री यानी कि जो बेस्ट सीरियल्स होते हैं और उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है एमी अवार्ड्स। इसी तरह से ऑस्कर अवार्ड्स आपको पता है, जिसे अकादमी पुरस्कार बोलते हैं, ये बेस्ट मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह या उससे जुड़े हुए लोगों को जैसे कि हीरो को, हीरोइन, डायरेक्टर वगैरह इनको दिया जाता है। ग्रेमी अवार्ड भी याद रखना ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी 2024 में एमी अवार्ड्स का ये 75वां एडिशन हुआ लॉस एंजल्स अमेरिका में, इसका आयोजन किया गया। और वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रख लेना। एक तो ड्रामा कैटेगरी और एक कॉमेडी कैटेगरी और उससे जुड़े हुए लोग याद रखना। जैसे कि ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किस सीरीज को मिला है, तो सक्सेशन सीरीज को मिला है। ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है केरन कुलकिन को सक्सेशन के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही है सारा स्नूक सक्सेशन के लिए ही इनको मिला है।
वहीं कॉमेडी सीरीज में द बियर नाम की सीरीज को मिला यह अवार्ड, और कॉमेडी में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जेरेमी एलन वाइट को द बियर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही है क्विंटा ब्रुनसन एबॉट एलिमेंट्री के लिए। पहली बार ये एमी अवार्ड दिए गए थे 1949 में। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड, उसमें टीवी कैटेगरी में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड इसे मिला था सक्सेशन को। तो ये सक्सेशन नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया? तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस वैक्सीन के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण किया है। ये परीक्षण 18 से लेकर 55 वर्ष आयु के 51 व्यक्तियों पर किया गया। वैक्सीन का नाम है CHADOX1 निपाह बी। यहाँ पे ये OX का मतलब तो हो गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बाकी वैक्सीन का नाम ये पूरा है। अच्छा, निपाह वायरस की बात करें, ये किससे फैलता है? ये फ्रूट बैट यानी कि फल वाली चमगादड़ों से ये फैलता है। और इस वायरस का नाम निपाह क्यों रखा गया? क्योंकि पहली बार ये मलेशिया के निपाह शहर में फैला था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। भारत में ये पहली बार किस राज्य में देखा गया था? तो केरल में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गुजरात। तो अभी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी हुई है। अच्छा, बात करें इस रैंकिंग को जारी किसने किया? तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। इस बार ये इस रैंकिंग का चौथा संस्करण है, चौथा एडिशन है। देखो, मैं आपको बता दूं, इस रैंकिंग को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सारी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात है, कर्नाटक है और केरल है। वहीं शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पंजाब है, राजस्थान है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। नेतृत्व करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आसाम और आंध्र प्रदेश को रखा गया। महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्यों में बिहार और हरियाणा को रखा गया। और जो आखिरी कैटेगरी है उभरते स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को रखा गया। बाकी मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो एक तो आप ये वाली याद रखना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में कौन कौन है। बाकी आपका जो स्टेट है वो तो आपको याद रखना ही है। फिर देखो, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन से स्थान पे रखा गया है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024, और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अभी आपको याद होगा दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी 54वीं बैठक हुई थी ना, वहीं पे इसको जारी किया गया। तो ये जो रैंकिंग है ये किस आधार पे तैयार की गई है, या ये रैंकिंग हमें क्या बताती है कि देश की जनता का सरकार और उस देश की मीडिया पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है? तो इस मामले में पहले स्थान पे चाइना को रखा गया है और दूसरे स्थान पे भारत को रखा गया है। वहीं सबसे कम विश्वास वाले देश की बात करें, जिसकी अपनी सरकार और मीडिया पर बहुत कम विश्वास है, कम भरोसा है, तो उस मामले में इंग्लैंड को रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा जियो। जियो, बिहार के लल्ला वाला जियो नहीं, रिलायंस जियो। तो ब्रांड फाइनेंस की ये नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल 500 2024, जिसमें जियो को सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बताया गया है। इस रैंकिंग में जियो 17वें स्थान पर है, यानी कि वर्ल्ड की जो पूरी रैंकिंग है इसमें जियो 17वें स्थान पर है, लेकिन भारत में टॉप पर है। वही इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो वी चैट टॉप पर है, दूसरे पे यूट्यूब है, तीसरे पे गूगल है। वहीं भारतीय ब्रांड में मैंने आपको बताया भारत में तो जियो टॉप पर है, इस वर्ल्ड रैंकिंग में जियो 17वें स्थान पर है। फिर LIC का नंबर आता है, ये इस वर्ल्ड रैंकिंग में 23वें स्थान पर है, और SBI 24वें स्थान पर है। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में टॉप पर कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें इन्होंने बताया कि सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में भारत पूरे विश्व में टॉप पर है। मतलब जितने भी तरह के हमारे मवेशी हैं, जानवर हैं जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया नहीं भैंस हो गई, तो उस मामले में भारत टॉप पर है। मतलब विश्व में जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है उनमें 24% भारत का योगदान है। एक तो ये डेटा याद रखना।
और इसमें यह भी बताया गया कि पिछले एक दशक में दूध के उत्पादन में भारत ने 57% बढ़त हासिल की है, ये भी ध्यान रखना। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का योगदान कितना है, लगभग 5% है। ये 3 डेटा मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना। और भारत इस मामले में टॉप पर है, ये तो आपको याद रहेगा आप। अच्छा, वैसे पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। आपको याद है मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे, फिर उसे बढ़ा के 1,250 रुपए कर दिया गया था। तो उसी से प्रेरित होकर के अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये महतारी वंदना योजना 2024 को शुरू किया है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। कुछ कंडीशंस भी इन्होंने रखी है, जैसे कि महिला विवाहित होनी चाहिए, कुंवारी कन्याओं को नहीं मिलेंगे पैसे। उसके अलावा परिवार की वार्षिक आय आपकी 2.5 लाख रुपए से कम होगी, तभी इसका फायदा मिलेगा। और उन महिलाओं की जो उम्र है वो 23 से लेके 60 बरस की होनी चाहिए। वैसे ये आपको याद नहीं रखना, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। सिंपल सा आपको तो क्या याद रखना है, महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू की? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अगर आप हैं तो ये और ध्यान रख लेना, कितने रुपए मिलेंगे? 1,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। फिर बताइए, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो अभी बांग्लादेश में अफगानिस्तान के खिलाफ हुए T20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपना 5वां T20 इंटरनेशनल शतक बनाया है। और इस तरह रोहित शर्मा ने ग्लेन मैक्सवेल और सूर्य कुमार यादव को पीछे कर दिया। दोनों के नाम 4-4 सेंचुरी हैं और रोहित ने लगा दी है 5वीं सेंचुरी। और इस तरह से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने अपना पहला शतक 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। और आपको याद होगा, तो अभी हमने पढ़ा भी था कि रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो वो डेटा भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। आर प्रज्ञानानंद ये चेन्नई के हैं, तमिलनाडु चेन्नई से हैं। इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। और अभी नीदरलैंड में जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें शतरंज के जो वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लिरेन, ये चाइना के चेस प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियन है ये वर्तमान में। और अभी आर प्रज्ञानानंद ने इनको हरा दिया है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले ये दूसरे भारतीय चेस प्लेयर बन गए हैं विश्वनाथ आनंद के बाद। और इस तरह से अब वे भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। मतलब चेस में क्या होता है, जब भी कोई आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा इनके पॉइंट्स हो गए हैं, विश्वनाथ आनंद से भी ज्यादा पॉइंट्स हो गए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये भारत के अब नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। वहीं वर्ल्ड रैंकिंग में अगर बात करोगे तो वर्ल्ड रैंकिंग में ये 11वें नंबर पे आ गए हैं। ये मैंने आपके सामने रैंकिंग भी लगा दी है, आप देख सकते हो 11वें नंबर पे आ चुके हैं आर प्रज्ञानानंद। और वैसे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे कौन चल रहे हैं? मैग्नस कार्लसन चल रहे हैं, ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। और इन्होंने अभी जिसको हराया था, मैंने आपको कहा था ना, वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया इन्होंने, वो डिंग लिरेन है, ये चीन के हैं। अच्छा, यहाँ तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी ये सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। वे 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अब वे 2025 तक सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने रहेंगे। सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री जो हमारे हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा फारसी। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये ईरान दौरे पर गए थे और वहां पे उन्होंने घोषणा की कि फारसी भाषा जो कि ईरान की राष्ट्रभाषा है, उसे हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। अभी वैसे आपको पता है भारत में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, जिसमें पहली भाषा थी तमिल, 2004 में उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। फिर 2005 में संस्कृत बनी थी, फिर कन्नड़ और तेलुगु ये 2008 में बनी थी, मलयालम 2013 और सबसे नवीनतम उड़िया है 2014 में बनी थी। और मैं आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फारसी के अलावा पाली और प्राकृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी।
सातवीं होगी पाली, आठवीं होगी प्राकृत और ये नवीं होगी फारसी। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। और आप जानते होंगे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी हेड यही हैं। और अभी इन्होंने ही राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को शुरू किया है, जो कि एक वित्तीय सहायता योजना है जिसमें ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा और लक्ष्य रहेगा कि महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो सके। अच्छा, ये तो योजना का पार्ट हो गया, लेकिन इसी के साथ में मुख्यमंत्री साहब ने यह भी कह दिया कि इसमें एक कंडीशन भी होगी। जनरल और ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए और एसटी एससी की जो महिलाएं हैं उनके 4 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगर इससे ज्यादा बच्चे आपके होंगे तो फिर आप क्या बिजनेस संभालेंगे, आप फिर बस बच्चे संभालिए। तो यह है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य से है या किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। चलो फिर बताओ, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा युगांडा में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका भी 19वां समिट 19वां शिखर सम्मेलन ये 19 और 20 जनवरी 2024 को हुआ। कहां पे? युगांडा के कंपाला में। और भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का नेतृत्व किया। अच्छा, अगर इसकी बात करते गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें वो देश शामिल होते हैं जो किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होते हैं, ना वो यूएसए की तरफ है ना वो रशिया की तरफ है। और अगर पूछे इसकी स्थापना किस सम्मेलन से होती है, तो बांडुंग सम्मेलन ये हुआ था 1955 में, क्योंकि यहीं पे यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया के नेताओं ने इसे स्थापित करने के सिद्धांतों पर सहमत हुए थे। क्योंकि यहीं पे यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया के नेता इसे स्थापित करने के सिद्धांतों पर सहमत हुए थे। और इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। अब इसका पिछला सम्मेलन अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। और अभी 19वां सम्मेलन अभी हुआ 2024 में। कहां पे? युगांडा के कंपाला में। फिर अगला प्रश्न क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कौन बनवाएगा? अंतरराष्ट्रीय श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक संघ। और इस मंदिर की ऊंचाई करीब 721 फीट होगी और इसके निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंदिर परिसर में हनुमान वाटिका, सीता वाटिका, जटायु बाग, शबरी वन, जामवन सदन और गुरु विशिष्ट ज्ञान केंद्र भी बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो अभी हाल ही में न्यूज में थे। लेकिन उससे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भारत में जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी हाइट है 161 फुट। और उसके वास्तुकार कौन है ये भी नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फिर आपके लिए। चंद्रकांत भाई सोमपुर। और इस मंदिर को उन्होंने नागर शैली में डिजाइन किया है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जापान। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, अभी उन्होंने बताया कि उनका जो मून मिशन है स्नाइपर, अभी उसने सफल लैंडिंग कर ली है चांद पर। इसे 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और इस तरह से ये अमेरिका, रशिया, चीन और भारत के बाद चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। और इसमें मून को एक्सप्लोर करने के लिए एक लैंडर भी है, उसका नाम है स्लिम, मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जापान के इस मून मिशन स्नाइपर का उद्देश्य क्या है? चांद के शियोली क्रेटर की जांच करना। ये चांद के सी ऑफ नेक्टर हिस्से में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर मतलब चांद पर वोल्केनो फटा था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो यहाँ पर स्नाइपर जांच करेगा कि चांद कैसे बना था। चलो फिर बताओ, हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक भाषा दिवस ये मनाया जाता है। ये भाषा किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो कोकबोरोक ही त्रिपुरा राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसी के विकास का जश्न मनाने के लिए त्रिपुरा में हर साल 19 जनवरी को ये कोकबोरोक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में 46 यानी कि 46वां कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया गया। कोकबोरोक इसे त्रिपुरी या टिपरा कोक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे 19 जनवरी को ही हम ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को आधिकारिक तौर पर राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।
फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने अभी गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया के देशों की लिस्ट जारी की है। इसके अनुसार अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे पे इटली, और ये आप लिस्ट देख सकते हो, भारत 9वें स्थान पर है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अमेरिका के पास कितना गोल्ड रिजर्व बताया गया, 8133.46 टन, और भारत के पास बताया गया 800.78 टन। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 15वें आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये कहां पे शुरू हुए, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। यहां पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की 2024 में, इसका ये 15वां संस्करण है। कहां पे हुआ, साउथ अफ्रीका में। 19 जनवरी को ये शुरू हुआ, 11 फरवरी तक ये चलेगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की टीम भी है, और भारतीय टीम के कप्तान कौन है, उदय सहारन। ये जो चैंपियनशिप है, ये जो वर्ल्ड कप है, ये हर 2 साल में होता है। लास्ट वाला जो 2022 में हुआ था वर्ल्ड कप, उसको भारत ने जीता था। भारत इसे टोटल 5 बार जीत चुका है। आप देखेंगे जब फरवरी में रिजल्ट आएंगे तो इस बार कौन जीत। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। बुक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, और इसका जो हिंदी में संस्करण आया बुक का, उसका नाम है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और लिखा किसने है, हमारे जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। उन्होंने इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा और अब तक हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में बताया है। अच्छा, फर्टिलाइजर से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न में आपको याद दिलाऊं तो याद रखना, देश का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पे खुला है, तो ये गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में खुला था, जबकि दूसरा खुल चुका है प्रयागराज में। और पूछे कि भारत का पहला कोल गैसिफाइड आधारित तलचर फर्टिलाइजर प्लांट ये कहां पे खुलेगा, तो ये उड़ीसा में खुलेगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसका आंसर नागालैंड मत करके आ जाना, क्योंकि आपको पता है नागालैंड में भी तो एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हाँ, वहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आएगा तो आंसर अरुणाचल प्रदेश, और केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाएगा तो आंसर होगा नागालैंड। अभी इसका आयोजन हुआ 18 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक। कहाँ पे हुआ, अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले के सेई जोसा में, और इस बार इसका 9वां संस्करण है। ये फेस्टिवल हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण पर केंद्रित है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया, तो आंसर होगा टाटा ने। तो टाटा एक बार फिर से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है, वो भी अगले 5 सालों के लिए। टाइटल स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसके पहले हम कंपनी का नाम लगा देते हैं, तो वो कंपनी उस टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। जैसे कि केवल आईपीएल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, टाटा आईपीएल, तो टाटा उसका टाइटल स्पॉन्सर हो गया। जैसे कि अगर पेटीएम होता तो ऐसे बोला जाता फिर पेटीएम आईपीएल, वीवो होता तो वीवो आईपीएल, तो उसके टाइटल में नाम आता है, मतलब उस टूर्नामेंट के पहले उस कंपनी का नाम लिखा जाता है जिसके पास टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है। वैसे पिछले 2 सालों में यानी कि 2022 और 2023 में भी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ये टाटा ही था। और वैसे आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप भी टाटा के पास ही है 2022 से लेके 2027। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसे कहते हैं मोह जूझ, इसका आयोजन ये कहां पे हुआ, तो आंसर होगा असम में। मोह जूझ ये क्या है, ये भैंसों की लड़ाई का आयोजन है जिसे मोह जूझ कहते हैं, और इसका आयोजन होता है असम में। और अभी 9 साल के बाद फिर से इसका आयोजन किया जाने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस पर बैन लगा दिया था, और अब ये फिर से शुरू हो गया है। और असम में माघ बिहू जो फेस्टिवल होता है उसी में इस मोह जूझ का आयोजन किया जाता है। तो क्या है ये मोह जूझ, बता दिया मैंने आपको, भैंसों की लड़ाई होती है इसमें। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंदिर में गोल मेला का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा जगन्नाथ मंदिर जो उधमपुर वाला है। अच्छा, एक जगन्नाथ मंदिर आप जानते हो जो पूरी उड़ीसा में भी है, और ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। यहीं पे अभी गोल मेले का आयोजन किया गया था। याद रखना, इस मेले का आयोजन हर साल 2 बार किया जाता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा केरल में।
तो अभी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभी केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो है हमारे कौन, पुरुषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने केरल के विझिंगजम में ये कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत की है। मतलब यहाँ पर हम आर्टिफिशियली चट्टानों को पानी के अंदर डालेंगे, स्थापित करेंगे इस तरह से, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो। जिससे क्या होगा, मछलियां इसके अंदर आएगी, अपना घर बनाएगी, यहाँ पे प्रजनन करेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इससे फायदा अल्टीमेटली किसको होगा, मछुआरों को होगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ई साक्षी एप्लीकेशन। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके प्रशासन के लिए, यानी कि इसे पेपरलेस करने के लिए अभी ई साक्षी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। मतलब पहले यहाँ पे कागजों पे काम होता था, अब ऑनलाइन यानी कि डिजिटली होगा। पेपरलेस का मतलब यही होता है। अच्छा, इसकी बात करें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ये कब शुरू हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसमें क्या होता है, इसमें हर सांसद को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए का बजट मिलता है, और ये नॉन लैप्सेबल है। मतलब अगर इस बार मुझे 5 करोड़ रुपए मिले, मैं पूरे खर्च नहीं कर पाया, तो बचा हुआ पैसा अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, अगले साल जुड़ के मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये नॉन लैप्सेबल फंड है। तो अभी तो सिंपल सा याद रखना है, ई साक्षी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस ने अभी ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024 को जारी किया है, जिसमें दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है टीसीएस। 2024 में टीसीएस की ब्रांड वैल्यू बताई गई है $19.2 बिलियन, जो कि 2023 में $17.2 बिलियन थी। अच्छा, ये अगर दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड बना है टीसीएस, तो दुनिया का पहला कौन है? तो एक्सेंचर है। ये दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। याद रखना, आईटी कंपनियों की हम बात कर रहे हैं। इसमें तीसरे नंबर पे है लिस्ट में इन्फोसिस, और चौथे पे आईबीएम वगैरह है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईटी कंपनियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट का नाम ही क्या है, ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024, जिसको ब्रांड फाइनेंस ने जारी किया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि भारत की सबसे वैल्यूएबल सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है। वहां पे भी हमने सरकारी कंपनियों की बात की थी, तो एलआईसी बन गई है। टीसीएस की बात करें तो स्थापना होती है 1968 में, मुंबई में मुख्यालय है। चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। बुक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, और इसका जो हिंदी में संस्करण आया बुक का, उसका नाम है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और लिखा किसने है? हमारे जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। उन्होंने इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा और अब तक हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में बताया है। अच्छा, फर्टिलाइजर से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न में आपको याद दिलाऊं तो याद रखना, देश का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पे खुला है? तो ये गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में खुला था, जबकि दूसरा खुल चुका है प्रयागराज में। और पूछे कि भारत का पहला कोल गैसिफाइड आधारित तलचर फर्टिलाइजर प्लांट ये कहां पे खुलेगा? तो ये उड़ीसा में खुलेगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसका आंसर नागालैंड मत करके आ जाना, क्योंकि आपको पता है नागालैंड में भी तो एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हाँ, वहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आएगा तो आंसर अरुणाचल प्रदेश, और केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाएगा तो आंसर होगा नागालैंड। अभी इसका आयोजन हुआ 18 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक। कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले के सेई जोसा में। और इस बार इसका नवा संस्करण है। ये फेस्टिवल हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण पर केंद्रित है, और वहां की एक ट्राइबल है, एक जनजाति है जिसका नाम है नीशी। तो नीशी जनजाति के लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि ये जो हॉर्नबिल पक्षी है ये किस राज्य का स्टेट बर्ड होता है, राज्य के पक्षी होता है? तो ये 2 राज्यों का है, एक तो अरुणाचल प्रदेश का है और केरल का है। अच्छा, एक और डाउट मैं आपका यहाँ पे दूर कर दूं
कि नागालैंड वैसे तो जरूर मनाता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, लेकिन उसका स्टेट बर्ड नहीं है हॉर्नबिल, ये याद रखना। तो फिर नागालैंड का स्टेट बर्ड क्या है? तो आंसर होगा ट्रेगोपैन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया? तो आंसर होगा टाटा ने। तो टाटा एक बार फिर से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है, वो भी अगले 5 सालों के लिए। टाइटल स्पॉन्सर मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसके पहले हम कंपनी का नाम लगा देते हैं, तो वो कंपनी उस टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। जैसे कि केवल आईपीएल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं? टाटा आईपीएल, तो टाटा उसका टाइटल स्पॉन्सर हो गया। जैसे कि अगर पेटीएम होता तो ऐसे बोला जाता फिर पेटीएम आईपीएल, वीवो होता तो वीवो आईपीएल, तो उसके टाइटल में नाम आता है, मतलब उस टूर्नामेंट के पहले उस कंपनी का नाम लिखा जाता है जिसके पास टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है। वैसे पिछले 2 सालों में यानी कि 2022 और 2023 में भी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ये टाटा ही था। और वैसे आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप भी टाटा के पास ही है 2022 से लेके 2027। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसे कहते हैं मोह जूझ, इसका आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा असम में। मोह जूझ ये क्या है? ये भैंसों की लड़ाई का आयोजन है जिसे मोह जूझ कहते हैं, और इसका आयोजन होता है असम में। और अभी 9 साल के बाद फिर से इसका आयोजन किया जाने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस पर बैन लगा दिया था और अब ये फिर से शुरू हो गया है। और असम में माघ बिहू जो फेस्टिवल होता है उसी में इस मोह जूझ का आयोजन किया जाता है। तो क्या है ये मोह जूझ? बता दिया मैंने आपको, भैंसों की लड़ाई होती है इसमें। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंदिर में गोल मेला का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जगन्नाथ मंदिर, जो उधमपुर वाला है। अच्छा, एक जगन्नाथ मंदिर आप जानते हो जो पूरी उड़ीसा में भी है, और ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। यहीं पे अभी गोल मेले का आयोजन किया गया था। याद रखना, इस मेले का आयोजन हर साल 2 बार किया जाता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस ने अभी ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024 को जारी किया है, जिसमें दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है टीसीएस। 2024 में टीसीएस की ब्रांड वैल्यू बताई गई है $19.2 बिलियन, जो कि 2023 में $17.2 बिलियन थी। अच्छा, ये अगर दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड बना है टीसीएस, तो दुनिया का पहला कौन है? तो एक्सेंचर है। ये दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। याद रखना, आईटी कंपनियों की हम बात कर रहे हैं। इसमें तीसरे नंबर पे है लिस्ट में इन्फोसिस और चौथे पे आईबीएम वगैरह है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईटी कंपनियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट का नाम ही क्या है? ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024, जिसको ब्रांड फाइनेंस ने जारी किया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा नाटो। तो एक्सरसाइज का नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 और इसका आयोजन कर रहा है नाटो। कब से कब तक? फरवरी से लेके मई 2024 तक। कहां पे किया जाएगा? तो ये यूरोपीय महाद्वीप के अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस अभ्यास को करने के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो रशिया के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिका सेना किस तरह से अपने यूरोपीय सहयोगियों की मदद कर सके, यही इस अभ्यास को करने का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें नाटो के 31 सदस्य देश और स्वीडन ये हिस्सा ले रहे हैं। पहले हम नाटो की बात करते हैं। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में, जहां पे यूरोपियन यूनियन का भी है हेडक्वार्टर। सदस्य देश हमने कहा 31 हो गए हैं। अभी 31वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो फिनलैंड बना था, ये याद रखना। और इसके महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। वैसे नाटो से आपको याद आएगा, ये लॉक्ड शील्ड नाम की एक एक्सरसाइज भी करता है, जो कि एक साइबर एक्सरसाइज है। चलो अगला प्रश्न क्या है? अभी विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा साहिल ने। बात करें यहाँ पे विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 की, जिसका आयोजन 19 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है, एडिशन है। कहां पे? साउथ कोरिया में। और इसका मोटो भी है ग्रो टुगेदर शाइन टुगेदर। फिर बताइए, अभी आसाम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरूप कुमार दत्ता ने। तो बुक का नाम है आसाम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने और इसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ये बुक असम बारफुकन के ऊपर लिखी गई है
और वो कौन थे? तो वे 17वीं शताब्दी के असम के वीर योद्धा थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जॉय ऑर्डर 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा आलिया भट्ट। तो भारतीय एक्ट्रेस आलिया भट्ट ये सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा केप वर्दे। केप वर्दे ये एक अफ्रीकी देश है और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। अभी वैसे मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये भी ध्यान में रखना। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभी किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर को। तो अभी केंद्र सरकार ने, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। मरणोपरांत मिलेगा इन्हें ये सम्मान और आप देखोगे भारत रत्न कई सालों के बाद दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कहा ना एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, लिख लो भैया। अच्छा, बात करें कई सालों के बाद दिया जा रहा है तो आखिरी बार कब दिया गया था? ये आखिरी बार 2019 में दिया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया था। वो कौन कौन है? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। और अब मिलेगा कर्पूरी ठाकुर को, जिन्हें जन नायक भी कहा जाता है, ये भी लाइन ध्यान में रखना। पहली बार भारत रत्न अगर पूछें कब और किसे मिला था, तो पहली बार भी 3 लोगों को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। और कब मिला था इन्हें? 1954 में। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति जी देती है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और याद रखना, एक बार में अधिकतम कितने लोगों को दे सकते हो आप भारत रत्न? तो 3 लोगों को दे सकते हो। और अगर पूछोगे कि पहली महिला कौन थी भारत रत्न सम्मान पाने वाली, तो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हें मिला था 1971 में। और अभी तक कितने विदेशी नागरिकों को दिया जा चुका है? अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अभी जनवरी 2024 में ही भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खंजर, इसका आयोजन किया? तो आप जानते हो खंजर एक्सरसाइज, ये हम करते हैं किर्गिस्तान के साथ में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है ये। 2024 में इसका ये 11वां संस्करण हुआ। कब से कब तक? 22 जनवरी से लेके 3 फरवरी 2024 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे इसका आयोजन हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। अब हमने ये एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ में किया तो इसके स्टैटिक इंपॉर्टेंट बनेंगे। कैपिटल इसकी बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और प्रधानमंत्री हैं अकिल बेक जपारोव। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। हर साल 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किनकी जयंती होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में, और इस बार हम उनकी 127वीं जयंती मना रहे हैं। और आपको याद हो तो उन्होंने 2-3 बड़े फेमस और जोश भर देने वाले नारे दिए थे, जैसे कि जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और चलो दिल्ली। इन नारों ने युवाओं में आजादी के लिए प्रेरणा का काम किया था। और इस दिवस की बात करें तो 2021 से हम इस दिवस को मना रहे हैं। और वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से आपको एक और प्रश्न याद आएगा कि एक ट्रेन का नाम भी इनके ऊपर रखा गया था। मैं बात कर रहा हूं हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम, उसका नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया था, यह भी ध्यान में रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा मान सिंह। अच्छा, अभी ये एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? हांगकांग में हुआ। और यहाँ पे मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड का वक्त लेकर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ पदक जीता है। और पदक में भी कौन सा पदक, कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से आप कह सकते हो इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब दूसरे बन गए तो आप जानना चाहोगे पहले कौन थे? तो 2017 में जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे गोपी थोनाकल, उनका नाम है। वहां पे उन्होंने भी चीनी खिलाड़ी को हराया था, और इस बार मान सिंह ने भी चीनी खिलाड़ी को हराया है। तो ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया ये चैंपियनशिप अभी कहाँ पे हुई, और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं मान सिंह, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अभी हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। तो अभी उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है।
आपको पता होगा ये पुरस्कार हर साल केंद्र सरकार के द्वारा व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया, संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। तो याद रखना किसे, उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। और ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। और मैं आपको बता दूं, या हमने देखा अभी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और उसी दिन इन पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। संस्थागत श्रेणी में अगर किसी को मिलता है तो पुरस्कार राशि के रूप में 51 लाख रुपए मिलते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा या याद आएगा, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? इन्होंने ही दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, जनवरी 2024 में अभी भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? तो अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका तो उत्तर मिस्र हो जाएगा, यानी कि इजिप्ट। और आपको ये रट चुका होगा कि साइक्लोन एक्सरसाइज हम इजिप्ट के साथ करते हैं। पिछले साल ही हमने इजिप्ट के साथ इसे करना शुरू किया, तो आप कह सकते हो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। साइक्लोन एक्सरसाइज नाम याद रखना, भारत और इजिप्ट के बीच में होता है। कब से कब तक? 22 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2024 तक। और इस बार कहां पे? इस बार इजिप्ट के अंशाश में हुआ। पिछली बार ये हुआ था राजस्थान के जैसलमेर में। कई बार पढ़ा है हमने। अब इजिप्ट की बात हुई है तो इसके भी स्टैटिक देख लेते हैं। कैपिटल इसकी कायरा है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। और आपको याद होगा ये भी लगातार तीसरी बार यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। और क्या याद आता है इजिप्ट से कि अभी एक तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य देश बना है। उसके अलावा इजिप्ट अभी और किसका मेंबर बना है? तो सबसे चर्चित रहा है वो किस्सा, तो वो है ब्रिक्स का किस्सा। ब्रिक्स में अभी 5 नए मेंबर बन गए। वैसे तो 6 बनने वाले थे। ये भी पूछा जा सकता है, देखो प्रश्न, 6 बनने वाले थे, किस एक देश ने दगा कर दिया, धोखा दे दिया, मना कर दिया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। 5 कौन शामिल हो गए? एक तो इजिप्ट हो गया। चलो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज आपके लिए छोड़ता हूं, ये होमवर्क प्रश्न हो जाएगा एक और आपका, कि अभी ब्रिक्स में 5 नए देश बने हैं, जिसमें एक तो हो गया इजिप्ट। बाकी 4 के नाम आप बताओ। तो इजिप्ट से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी फरवरी 2024 में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा तो ये राजस्थान में ही, लेकिन राजस्थान में कहां? जैसलमेर में। तो डेजर्ट फेस्टिवल 2024 यानी कि मरु महोत्सव 2024 है। कब से कब तक? 22 से लेके 24 फरवरी तक। और इस बार थीम क्या है? बैक टू द डेजर्ट। कहां पे? जैसलमेर के पोखरण गांव में। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ताई जू यिंग ने। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की। और वैसे इसका नया नाम हो गया है अब योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 कहेंगे इसे, जिसका आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ था 16 से लेके 21 जनवरी 2024 तक। नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में हुआ था। इसमें वुमेन्स सिंगल का टूर्नामेंट जीता है चीनी ताइपे की खिलाड़ी हैं ताई जू यिंग। और पुरुष एकल का खिताब जीता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्लेयर शी यू कुई ने। और इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेंस डबल का इवेंट रहेगा। वैसे इसको जीता तो साउथ कोरिया की जोड़ी ने है, जिनके नाम है कांग मिन ह्यूक और सियो सेउंज। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने जिनको हराया है या जो इसमें उप विजेता रहे वो इंपॉर्टेंट है। उनके नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये भारतीय हैं, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर। और इनका नाम तो अभी वैसे ही चर्चा में भैया। क्यों? क्योंकि अभी 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने ही जीता है। इनका संबंध बैडमिंटन से है, तो इनका नाम तो आपको याद रखना ही है। अच्छा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जरूर याद रखना, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और उसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि डॉक्टर रितु और नवीन। तो अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 जनों को प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है, जिसमें से एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु और दूसरे प्रसिद्ध उद्यमी हैं, उनका नाम है नवीन। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना है? तो आंसर होगा पैट कमिंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इस क्वेश्चन को
क्योंकि इस एक क्वेश्चन में मैं कई सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। और ये क्रिकेट का या यूं कहूं खेल का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पूरे साल भर जब भी स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आएगा या क्रिकेट की हम बात करेंगे तो ये प्रश्न मैं आपको बार बार रिवाइज करवाने वाला हूं, तो इसे एक बार ध्यान से समझ लेना। पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। देखो, ये जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, ये किसे दी जाती है? तो जिसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है, उसी को ये ट्रॉफी दी जाती है। अब आपके एग्जाम में चाहे प्रश्न ऐसे आ जाए कि बताओ 2023 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, या प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है, तो दोनों सेम ही प्रश्न है, दोनों का एक ही उत्तर होगा, पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। बात समझ में आ गई ना आपको? और इसी तरह से अगर हम महिलाओं में बात करेंगे, यानी कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो उन्हें जो अवार्ड दिया जाता है या ट्रॉफी दी जाती है उसे कहते हैं राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो अब आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया या राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिली है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर सेम ही होगा। तो इस बार 2023 के लिए यह अवार्ड मिला है नेट साइवर को, जो इंग्लैंड की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और भी अवार्ड्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपके लिए पूरी मेहनत से मैंने ये पीपीटी तैयार की है, रंग बिरंगा प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करके लाया हूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। अब जैसे देखो, अगर बात करते हैं आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो विराट कोहली को चुना गया है। ये भारतीय हैं, तो भारतीय वाले नाम तो वैसे इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलना। वहीं अगर वुमेन्स में बात करते हैं, यानी कि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो चामरी अट्टापट्टू को चुना गया। ये श्रीलंका टीम की कप्तान है महिलाओं में। उसी तरह से आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो उस्मान ख्वाजा को चुना गया। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया सूर्य कुमार यादव को। ये भारतीय हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना। वहीं महिलाओं में बात करेंगे, यानी कि आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया हेले मैथ्यू को। ये वेस्ट इंडीज की हैं। तो ये इतने अवार्ड तो आपको ध्यान रखने ही रखने, बाकी लिख के तो मैं सारे ही लाया हूं। एम्पायर ऑफ द ईयर भी देख लो, रिचर्ड लिंगवर्थ को चुना है, ये इंग्लैंड से हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023, ये जरूर ध्यान रखना, जिम्बाब्वे की टीम को यह अवार्ड मिला है। बाकी और भी हैं, जैसे कि इमर्जिंग में किसे मिला है, एसोसिएट में किसे मिला है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये अवार्ड कौन देता है? आईसीसी देता है। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी बीसीसीआई ने भी कुछ अवार्ड दिए थे, जिसमें से 2 अवार्ड मैंने आपको याद करवाए थे। एक तो था 2023 के लिए पॉली उम्रिगर अवार्ड। ये अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है, जो मिला है शुभमन गिल को। और महिलाओं में बात करेंगे कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन फीमेल, ये चुना गया दीप्ति शर्मा को। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सीके नायडू अवार्ड 2 जनों को दिया गया, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, तो वो भी ध्यान में रखना। बाकी आईसीसी की बात करेंगे तो स्थापना 1909 में होती है, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन ग्रेग बार्कले। आपको याद है अभी आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर किसे चुना गया था? कोका कोला को। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। तो हर साल 25 जनवरी को ये नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और पिछले साल 2023 में भी यही थीम थी, इस बार भी यही है। पहली बार इस दिवस को हमने 2011 में मनाया था। तो इस बार ये इसका कौन सा संस्करण हुआ? 14वां संस्करण हुआ। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजीत मिश्रा। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील हैं ये अजीत मिश्रा, जिनको कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नागालैंड। तो जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए नागालैंड के रसोमा गांव में ये 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं। इस बार ये इसका 4था संस्करण है। 24 और 25 जनवरी 2024 को ये मनाया गया। अच्छा, फेस्टिवल वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, उत्सव, महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नागालैंड को देखते हैं। ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा हो गई, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर ला गणेशन है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल हमने पढ़ा है, नागालैंड में ही मनाया जाता है। देखो, नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो मिथुन है, या गयाल भी बोलते हैं इसको। यहाँ का स्टेट बर्ड है ट्रोगोपेन। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी मिलेगा आपको, एंटंकी नेशनल पार्क।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अनुवादिनी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं बच्चों के, उसे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ पाओगे। उसके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम याद रखना अनुवादिनी है। और कितनी भाषाओं में ये ट्रांसलेट करेगी? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ताकि स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में स्टडी कर पाए। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी छात्रों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में अध्ययन के महत्व पर जोर देती है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। तो याद रखना, हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लड़कियों के द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो भारत की कोई महिला पहली बार इस पद पर पहुंची थी, इसीलिए इस दिन को चुना गया राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने के लिए। अच्छा देखो, ये तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, तो याद रखना 11 अक्टूबर को होता है। और अगर आपसे पूछें कि एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, तो आंसर होगा 13 फरवरी को। वो किनकी जयंती को होता है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती को होता है। वैसे 13 फरवरी को हम रेडियो डे भी मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखना 8 मार्च को मनाते हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। 24 जनवरी को तो 2 दिन मनाए जाते हैं एक्चुअली में। एक तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने देख लिया, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। वो भी 24 जनवरी को ही होता है। और इस बार उसकी थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अब ये देखो, ये क्या हो गया? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। और लिंक करो आगे चीजों को, नेशनल एजुकेशन डे याद आएगा आपको। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को मनाते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे। कब? 11 नवंबर को। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर के डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट। ये हुआ भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। मतलब अगर पूछोगे इसका आयोजन किसने किया, तो भारत ने किया, और इसमें फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात ने पार्टिसिपेट किया। ये एक वायुसैन्य अभ्यास है, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? अरब सागर के ऊपर। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तो अभी तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी के, रेवंत रेड्डी, अभी उन्होंने गृह ज्योति योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा? इसमें 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और ये योजना गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि हर बीपीएल कार्ड धारक को इस योजना के तहत बेनिफिट मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और अभी आपको याद होता, तेलंगाना सरकार ने आरोग्य श्री योजना भी शुरू की थी, एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे 2023 के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। अच्छा, पहले यहाँ बात करें कि ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्रिकेट में दिया जाता है। ये कौन देता है? बीसीसीआई देता है। और बीसीसीआई ने भी हैदराबाद में ये अवार्ड्स प्रदान किए। और गजब तो ये हो गया कि 4 साल से इसने ये अवार्ड नहीं दिए थे, और अब एक साथ 4 सालों के दे दिए, 4 सीजन के दे दिए, 2020, 2021, 2022 और 2023। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हो गए। मतलब ये वही स्थिति हो गई है जब कोई स्टूडेंट पूरे साल भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता, सोचता है करंट अफेयर्स ही तो है, लास्ट में पढ़ लूंगा। और लास्ट में जब एग्जाम बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखता है तो क्वेश्चंस का ढेर लग जाता है, करंट अफेयर्स का ढेर लग जाता है। तो अब यहाँ पे भी इन्होंने 4 साल से तो अवार्ड नहीं दिए और एक साथ अब 4 साल के दे दिए। चलो यहाँ पे तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो 2023 वाला है वो बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिस्ट लगा दी है, तो एक बार उसे पढ़ लेना आप। तो बात करें 2023 के लिए पॉली उमरिगर अवार्ड किसे मिला? तो शुभमन गिल को मिला। और ये अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। तो पुरुषों में तो मिला है शुभमन गिल को। वहीं अगर महिलाओं में बात करें, यानी कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन फीमेल फॉर 2023 कौन रही? तो दीप्ति शर्मा है। और इनके अलावा आजीवन उपलब्धि के लिए, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सीके नायडू अवार्ड दिया जाता है, जो मिला है फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। ये पॉइंट भी आप जरा ध्यान में रखना। देखो, बीसीसीआई में आप जानते हो हेड कौन है? रॉजर बिन्नी है। और इसके सचिव सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा।
और अभी बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया था किसको? अमोल मजूमदार को। और याद रखना बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बीसीसीआई ने ऑफिशियल पार्टनर बनाया था एसबीआई लाइफ को। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सी योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आपको याद होगा अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी के बाद मोदी जी ने देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत क्या होगा? देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबों और मध्यम वर्गों के बिजली बिल को कम करने के साथ साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इसमें जो घरों की छतों पे जो सोलर पैनल लगाने का खर्चा आएगा उसका 40% सरकार देगी, 40% सब्सिडी देगी। ये इसका बेनिफिट होगा। फिर अगला प्रश्न है, अभी आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे चुना गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो देखो आईसीसी ये हर साल एक पर्टिकुलर टीम बनाता है जिसमें अलग अलग देशों के उन खिलाड़ियों को शामिल करता है जिन्होंने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। ये 3 फॉर्मेट में टीम बनाता है, वनडे में, टेस्ट में और T20 इंटरनेशनल में। और मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए टीम होती है, ये आपको पता ही है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जो भारतीय होंगे ना वही हमें ध्यान में रखने हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो अगर पहले बात करते हैं आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2022 की, तो इसमें कप्तान बने रोहित शर्मा। इसमें टोटल 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। एक तो ये रोहित शर्मा हो गए, एक शुभमन गिल है, एक विराट कोहली है, एक मोहम्मद सिराज, आप देखोगे लिस्ट आपके सामने है, कुलदीप यादव और एक मोहम्मद शमी है। वहीं वुमेन्स वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 में बात करेंगे, यानी कि महिलाओं की टीम में, तो इसमें एक भी भारतीय महिला नहीं है। पर कप्तान कौन है? वो है चामरी अट्टापट्टू, वे श्रीलंका की है। बाकी टेस्ट टीम में बात कर लेते हैं पुरुषों की, तो आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023, इसमें कैप्टन तो पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इसमें 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। और आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2023 की बात करेंगे तो इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल है, उनका नाम दीप्ति शर्मा है। और कप्तान श्रीलंका की जो कप्तान है चामरी अत्तापत्तू, वो बनी थी। और वहीं पुरुषों में बात करेंगे तो 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव ये कप्तान बनाए गए, बाकी यशस्वी जायसवाल हो गए, रवि बिश्नोई हो गए और अर्शदीप सिंह हो गए। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, ये प्रश्न मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है और अभी तो मैंने आपको बताया ही है। अब आप बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। यूं कहते हो ना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, एग्जाम में आने वाले प्रश्न बता दो, तो ये वही प्रश्न है एग्जाम में आने वाला। बाकी आईसीसी स्थापित 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है, सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क करना है इसको। तो आंसर होगा कृत्रिम। अब जैसे ही मैंने कृत्रिम बोला आपको याद आ गया होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था ओला के जो को फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम रखा था। और उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनको ये समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में जवाब दे सकता है। मतलब आप 22 भाषाओं में इससे सवाल पूछ सकते हो और वो 10 भाषाओं में आपको जवाब दे सकता है। और अभी इसे $50 मिलियन की फंडिंग मिल गई है, जिसके बाद अब ये $1 बिलियन की कंपनी बन गई है। मतलब भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। या आप यूं भी कह सकते हो कि सबसे तेज यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला ये भारतीय स्टार्टअप बन गया है कृत्रिम। यूनिकॉर्न मतलब अगर किसी भी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाए। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा 132। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना समय आपको बता दूं, अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है जिसमें टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए जाएंगे? 132 दिए जाएंगे, जिसमें से पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 17 हैं और पद्मश्री हैं 110। ये जरूर याद रखना, पद्म पुरस्कार कितने हैं? 132 है, लेकिन कितने लोगों को दिए जाएंगे? तो आंसर होगा 134। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा कैसे होगा, तो देखो इसके ऊपर मैंने पूरा एक बेहतरीन वीडियो, छोटा सा वीडियो बना दिया है आपके लिए।
जिसमें पूरा पद्म पुरस्कार कवर कर लिया हमने, भारत रत्न भी हमने कवर कर लिया उसी में। तो वहां जाकर के आप वो पूरा वीडियो देख लो। मैं उसी चीज को वापस यहाँ पे रिपीट करूंगा, जबरदस्ती वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1953 को इंटरनेशनल कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखो, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहां पे यूरोपियन यूनियन का भी है, जहां पे नाटो का भी है। और इस बार की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियाई शॉर्ट गन चैंपियनशिप 2024 ये कहां पे आयोजित हुई? तो आंसर होगा कुवैत में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन शॉर्ट गन चैंपियनशिप 2024 की। 2024 में इसका ये 11वां संस्करण था, जो अभी 14 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक हुआ। कहाँ पे? कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी में। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। और ये 1 गोल्ड भी टीम इवेंट में हमारे पास आया है। उस टीम में 3 खिलाड़ी हैं। कौन कौन? माहेश्वरी, रायजाडिल्लो और गनेमा सिखोन। नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, 1 गोल्ड आया, टोटल मेडल 8 है। और मेडल टैली में अगर बात करोगे तो भारत तीसरे स्थान पर है। देख लो आप, पहले पे चाइना है, दूसरे पे चीनी ताइपे और तीसरे पे भारत है। चलो फिर बताओ, अभी भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दुम्मई गुडेम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना का ये दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित होगा। और ये इसका दूसरा है। पहला पूछोगे तो वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और अब ये दूसरा स्थापित होगा तेलंगाना में। तमिलनाडु वाला तो 1990 में स्थापित किया गया था, और उसके बाद ये अब दूसरा स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, होता क्या है इनसे, इस स्टेशन से क्या होता है? तो भारतीय नौसेना इन स्टेशनों का इस्तेमाल करेगी जो जहाज, जो पनडुब्बी वगैरह होते हैं, उनसे संचार करने में, कम्युनिकेशन करने में। और ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी में काम करता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उन्होंने मयूरभंज में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके पास में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को मेनालिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था, इस तरह के काले बाघ अभी सिमलीपाल नेशनल पार्क में या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखे गए थे। मतलब काले टाइगर से क्या मतलब होता है? टाइगर की जो धारियां होती है ना, इनकी जो धारियां हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। मोटी होने के कारण क्या होता है, अगर इन्हें साइड से देखा जाए ना तो ये बिल्कुल ब्लैक नजर आती हैं, तो फिर इन्हें काला बाघ बोल दिया जाता है, ब्लैक टाइगर। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कैमरून। अफ्रीकी देश है ये कैमरून। और अभी ये बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। ये अभियान अभी 22 जनवरी 2024 को ही शुरू हुआ, और इसे अफ्रीका में मलेरिया से निपटने के प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि मलेरिया के कारण विश्व में जितनी भी मौतें होती है ना, तो यूं मान के चलो उसका 95% मौतें अफ्रीका में होती है। और इस टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इस वर्ष और अगले वर्ष कैमरून में लगभग 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण करना। अच्छा, टीकाकरण कर रहे हैं तो कौन सी वैक्सीन यूज की जा रही है? ये भी तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मॉस्क्यूरिक्स, आपको याद होगा, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, और ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया का टीका बना था, जिसे WHO ने मंजूरी दी थी। हालांकि ये लगभग 30% ही प्रभावी है, और इसके लिए 4 खुराक की आवश्यकता होती है। फिर बताइए, अभी हाल ही में IWUF के द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया है? तो आंसर होगा रोशिबिना। तो IWUF मतलब इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, और इसी के द्वारा अभी हाल ही में वर्ष की बेस्ट वुमेन वुशु प्लेयर चुना गया है रोशिबिना को। ये एक भारतीय है, और कहां से हैं? मणिपुर की रहने वाली है। तो याद रखना, इनको अभी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के नीशी कपड़ा को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक्चुअली में अभी अरुणाचल प्रदेश के 12 और प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल गया है। मैं आपको सारे 12 प्रोडक्ट्स बताऊंगा, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक कर दूंगा, कम से कम वो तो आप ध्यान रखना। जैसे कि एक तो यही हो गया नीशी कपड़ा,
और आपको याद होगा अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अभी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है? नीशी जनजाति के द्वारा। तो ये ट्राइबल, ये वहां की जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी से आपको ये एक तो याद हो गया। नीशी कपड़ा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा है मोनपा कपड़ा, ये भी वहीं की एक ट्राइब है, ये भी ध्यान रखना। और एक अपातानी कपड़ा हो गया, और मोनपा हस्त निर्मित कागज हो गया, आदि कपड़ा हो गया, सिंगफो फलाप यानी कि सिंगफो चाय हो गया, गेलो कपड़ा हो गया, आदि अपोंग हो गया, दाव जो कि एक तलवार होती है, अंगन्यात बाजरा हो गया, मारुआ अपो हो गया जो कि एक तरह का पेय पदार्थ हो गया, और एक खामती कपड़ा हो गया। तो इस तरह से ये 12 प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग मिला। अच्छा, ये खामती से आपको याद आएगा अभी अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में ये थाई पुसम त्योहार मनाया गया। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। अच्छा, मुरुगन भगवान से कुछ याद आता है क्या आपको? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर दो, देखिए कौन कौन दे पाते हैं। अभी 2023 का जेसीबी पुरस्कार किसे मिला था? उनके नाम में भी मुरुगन आता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। देखें किस किस को आंसर पता है, बताओ। तो भगवान मुरुगन है कौन? ये भगवान शिव जी और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय है। यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है इस उत्सव में, इस त्योहार में। तो एक तरह से इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी कहते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में और कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार हो गए? एक यहाँ पे आदि पेरक्कू त्योहार भी मनाया जाता है। पोंगल त्योहार यहाँ पे बड़ा फेमस है, और उसी पोंगल त्योहार पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जिसमें आपको पता है ना, बेल को कंट्रोल करना होता है, एक सांड को कंट्रोल करना होता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पे कौन रहा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी आरबीआई ने साल 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कौन सा राज्य अपने यहाँ पंचायतों पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इस मामले में टॉप पर पश्चिम बंगाल को रखा गया है, जिसने पंचायतों पर 25.14 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि किस राज्य को वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायतों के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिले, तो उस मामले में भी पश्चिम बंगाल आगे है। 57.24 लाख रुपए इसको मिले। फिर बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश। फिर बताओ, अभी हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया है, और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि 2024 में ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आने वाली है, और पिछले 30 वर्षों की न्यूनतम जीडीपी वृद्धि दर ग्रोथ रेट रहने वाली है 2.4% रहेगी, ये उन्होंने बताया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं पहले। इसकी स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा, और अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा बन चुके हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेक्षित विकसित किया? तो आंसर होगा DATSG। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इसरो ने मछुआरों के लिए अभी दूसरी पीढ़ी का यानी कि सेकंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर को डेवलप किया है, जिसका नाम है DATSG। SG मतलब तो पता चल गया, सेकंड जनरेशन हो गया, और DAT मतलब होता है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। मतलब इसका मतलब इसके जरिए मछुआरों को आपदा के समय, इमरजेंसी के समय उनको अलर्ट भेज सकेंगे। जैसे कि भाई मछुआरे बीच समुद्र में चल गए अपनी नाव लेकर के, पता लगता है कि इधर सुनामी आ रही है, तो उनको अलर्ट भेज दिया जाएगा कि मच्छा मच्छी छोड़ो, फटाफट भागो वहां से। और इसे बनाया किसने? इसरो ने बनाया है। आपको याद होगा इससे पहले इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र नाम से एक संचार डिवाइस लॉन्च किया था। उसका नाम नभ मित्र था, और इसका नाम है DATSG। तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। देखो, आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, और यूएस ओपन होता है। तो 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं मेंस डबल की, जिसे जीत लिया है रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने। मैथ्यू एबडेन मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनकी जोड़ी ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया? इटली की जोड़ी को हराया है। उनका नाम है सिमोन और एंड्रिया।
तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं समझ लो कि आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन लीक हो गया और ये वही क्वेश्चन है। और मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि रोहन बोपन्ना का ये कोई पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। बात है 2017 की, जब उन्होंने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में मिक्स्ड इवेंट में खिताब जीता था। देखो, मिक्स्ड इवेंट मतलब क्या होता है, एक लड़का होता है एक लड़की होती है। डबल इवेंट क्या होता है, जिसमें दोनों एक ही जेंडर के होते हैं, जैसे कि मेंस डबल में दोनों पुरुष, महिला डबल में दोनों महिलाएं, और वुमेन सिंगल और मेन सिंगल तो आप जानते ही हो, सिंगल सिंगल होते हैं उसमें। देखो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल फालतू बात नहीं करूंगा मैं। जितने भी पॉइंट बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे। यूं कहते हैं ना, हीरे की तरह तराशे हुए। जिस तरह से एक बेशकीमती माला को तराश करके, एक एक हीरा तराश करके बनाई जाती है वो बेशकीमती माला, उस तरह से आपका सेशन में तैयार करता हूं। तो अब बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, बस इतना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। अभी रोहन बोपन्ना का नाम और क्यों न्यूज में था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक कितने भारतीय ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले रोहन बोपन्ना की बात करते हैं। अभी आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था। अच्छा, यहाँ पे ये नोट लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देख लो कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी ये बन गए इसी के साथ। इनकी उम्र कितनी है? 43 ईयर और 329 डेज में इन्होंने ये खिताब जीता है। बाकी मैंने आपको बताया अभी पद्मश्री के लिए उनको चुना गया। और क्या प्रश्न याद आ रहा है आपको? अभी डबल्स में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए, हमने पढ़ा था। उससे पहले आपको याद होगा पिछले साल 2023 में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन ये भारत में हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? बंगलुरु में। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को ही बनाया गया था। तो रोहन बोपन्ना से संबंधित ये करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, जिससे आपको पता लगे अभी इनका नाम और कहां कहां पे न्यूज में आया था। अब आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि अभी तक कौन कौन भारतीय टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट जीत चुके हैं। तो अभी तक ऐसे 4 ही भारतीय हैं। एक तो लिएंडर पेस हैं, वो 18 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। फिर महेश भूपति 12 बार जीत चुके हैं। सानिया मिर्जा 6 बार जीत चुकी है, और रोहन बोपन्ना ये 2 बार। एक तो अभी 2024 वाला मैंने बताया और 2017 वाला बताया। तो देखो, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, कितना भी डीप में चला जाए एग्जामिनर। 4 भारतीय मैंने आपको बता दिए, और उसमें भी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा बार किसने जीता, तो मैंने आपको बता दिया लिएंडर पेस 18 बार जीत चुके हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फिर आंसर करना महेश भूपति थे। उन्होंने 1997 में फ्रेंच ओपन वाला टूर्नामेंट जीता था। वो उन्होंने मिक्स्ड डबल इवेंट जीता था, और उनकी साथी उस समय एक जापान की प्लेयर थी जिनका नाम था रिका हिराकी। वैसे उनका नाम नहीं पूछेंगे, मैंने आपको बता दिया बस ऐसे ही। और अगर महिलाओं में बात करते हैं तो सानिया मिर्जा का नाम याद रखना, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है ये। तो ये भारतीयों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक प्रश्न मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं, ये अगर पूछे कि अभी तक सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन जीत चुके हैं, तो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। 24 बार जीत चुके हैं ये। और सबसे ज्यादा पुराना ग्रैंड स्लैम इवेंट कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। और एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं, अभी करंट अफेयर्स का ही है और इंपॉर्टेंट है, कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम भी याद रखना है। और वैसे तो मैं चलो फिर बताओ कि जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच में सदा तनसीक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, बताता हूं क्यों। पहले तो इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? सदा तनसीक। अभी एक्सरसाइज का नाम आपने पहली बार सुना होगा जब से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये हुआ ही पहली बार है, पहला संस्करण है इसका। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किस किस के बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। कब से कब तक? 29 जनवरी से लेके 10 फरवरी 2024 तक। और कहां पे? राजस्थान में। सऊदी अरब के साथ और कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या हम? अभी पिछले साल पढ़ा होगा आपने, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित होगा। किसकी सहायता से होगा, तो याद रखना आईआईटी इंदौर की सहायता से। इसका नाम होगा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस। अच्छा, बात उज्जैन की हो रही है, आपको कुछ याद आ रहा है उज्जैन से? अभी उज्जैन में ही देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ यानी कि हाइजेनिक और हेल्दी फूड स्ट्रीट, जिसका नाम है प्रसादम, उसका उद्घाटन किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पे बनेगा, तो भी आंसर होगा उज्जैन में।
चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रीति रजक। तो भारतीय सेना में पदोन्नत यानी कि प्रमोट होने के बाद हवलदार प्रीति रजक सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो चाइना के हांगजाओ में 19वें एशियन गेम्स हुए थे ना, उसमें प्रीति रजक ने ट्रैप विमेन्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। तो प्रीति रजक का नाम याद रखना है। अब चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अब इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैं आपको वुमेन सिंगल का आंसर भी बताऊंगा और मेन सिंगल वाला भी यहीं करा दूंगा। अलग क्वेश्चन में नहीं बना रहा हूं, मतलब यूं समझ लो एक ही क्वेश्चन में आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। तो इसका तो उत्तर होगा आर्यना सबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने कहा साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है और वुमेन सिंगल जीत लिया आर्यना सबालेंका ने। ये कहाँ की प्लेयर हैं ये याद रखना, बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं ये। इन्होंने किसको हराया? तो चीन की एक प्लेयर है, नाम है झेंग किनवेन, उनको हराया है। और शायद आपको याद हो तो पिछले साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वे लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, ये तो वुमेन सिंगल की हमने बात कर ली, महिला एकल का खिताब। अब मेन सिंगल की बात करते हैं कि मेन सिंगल इवेंट किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने जीता है। हो सकता है पहली बार आप इनका नाम सुन रहे हो। ये इटली के प्लेयर हैं और ये इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और ये इटली के है ना, तो आप यूं भी कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर नाम है। इन्होंने किसे हराया? रशिया के डैनियल मेदवेदेव को हराया है। तो वुमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों याद रखने हैं। उपविजेता कौन रहे वो भी मैंने आपको बता दिया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय हैं, रोहन बोपन्ना। वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, जैसे आपका नाम आपको रटा हुआ है तो वो भी होना चाहिए। देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यहाँ से क्या स्टैटिक बन जाता है कई बार। कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो याद रख लो, बड़ा आसान है। पहला और आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पे होता है, फिर फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार, जिसमें नाजी जर्मन ने 1941 से लेकर 1945 के बीच में यूरोप के यहूदी आबादी को लगभग 2/3 यानी कि लगभग 6 मिलियन यूरोपियन यहूदियों का हत्या कर दी थी। तो उन्हीं पीड़ितों की याद में ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम ये कहां पे बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी राजस्थान के पाली में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम बनकर तैयार हुआ है। 1990 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और आप कह सकते हो ओम की आकृति का ये दुनिया का पहला शिव मंदिर है। अच्छा, शिव जी से आपको याद आएगा, अभी दुनिया की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी राजस्थान में ही, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में। और इस प्रतिमा का, इस स्टेचू का नाम भी रखा है विश्व स्वरूपम। इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 369 फीट। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में सांभर महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में सांभर झील है और आप कह सकते हो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय बोल रहा हूं मैं, शब्द पे ध्यान देना, मतलब इसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है, भारत के अंदर है, ये देश के अंदर है। लेकिन अगर सिंपल सा आपसे पूछे ना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो फिर वो चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है। और अंतर्देशीय पूछे तो फिर सांभर झील है, क्योंकि चिल्का लेक एक लगून झील है। तो अभी राजस्थान के सांभर झील में ही ये सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अभी राजस्थान की डेप्यूटी सीएम जो दिया कुमारी उन्होंने किया। 26 से लेकर 28 जनवरी तक ये मनाया गया और इस सांभर महोत्सव को कच्छ के रण महोत्सव के तर्ज पर विकसित किया गया। सांभर झील में आपको बता दूं ये एक रामसर साइट भी है, जिसे 1990 में घोषित किया गया था, रामसर साइट। वैसे अगर पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो चिल्का लेक है, उड़ीसा वाली, वो भी याद रखना। वैसे कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपको राजस्थान में मिल जाएगी, जैसे कि पुष्कर लेक हो गया, राजसमंद झील हो गया, पिछोला झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राजस्थान से संबंधित है। एक तो अभी यहाँ पे हमने मरु महोत्सव मनाया था, डेजर्ट फेस्टिवल, और एक ऊंट महोत्सव मनाया था। आपको बताने ये हमने कहाँ पे मनाए। और राजस्थान की बात करें तो कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री नए बन गए बीजेपी पार्टी के, कौन? भजन लाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
तो ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावटनिक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित 9 वैज्ञानिकों में से 3 भारतवंशी भी शामिल हैं और उन्हें ये पुरस्कार रसायन, भौतिकी और जीवन विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। उन 3 भारतीयों के नाम आप याद रख लो, या जो भारतीय मूल के उनके नाम याद रख लो। प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। तो ये जो पुरस्कार है ये युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्य के लिए दिया जाता है। उन्हें पुरस्कार के रूप में कुल 4,80,000 पाउंड राशि दी जाएगी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण अभी इसको किसने जीत लिया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। बात कर रहे हैं FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप की। अब ये पहला संस्करण हुआ, पहली बार हुआ, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा प्रश्न कि कहां पर ये हुआ, तो ये ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, जिसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। किसे हरा करके, या उपविजेता कौन रहा? तो भारत रहा। तो पहले स्थान पे नीदरलैंड, दूसरे पे भारत और तीसरे पे पोलैंड रहा है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया? तो आंसर होगा पंजाब। बात कर रहे हैं हम रोड सेफ्टी फोर्स यानी कि सड़क सुरक्षा बल की। तो अभी पंजाब सरकार ने देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस फोर्स का गठन किया है। मतलब अगर पंजाब में कोई सड़क हादसा होता है, सड़क दुर्घटना होती है, तो आप 112 नंबर पर कॉल कीजिए और 10 मिनट में जो ये रोड सेफ्टी फोर्स इन्होंने बनाई है वो आपके पास पहुंच जाएगी और दुर्घटनाग्रस्त जो भी क्षेत्र है वहां पे जिस भी व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, समय पे इलाज वगैरह उपलब्ध करवाएगी ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उन्होंने ही कहा है कि राज्य में नशा, सड़क दुर्घटना और सड़क मृत्यु को कम करने के लिए ये फोर्स का गठन किया गया है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसी तरह से एक और पॉइंट आपको याद आएगा, अभी करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था हमने कि पंजाब ये सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि मैपिंग करने वाला। पढ़ा था हम लोगों ने। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ग्लोबल बैंक के पहले भारतीय CEO का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा राणा तलवार। तो ग्लोबल बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय व एशियाई थे ये राणा तलवार, जिनका अभी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1997 से लेकर सन 2002 तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्रुप CEO थे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने 69वें 69 नंबर के फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा 12th फेल। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 का ये इस बार 69 नंबर का एडिशन रहा। इसका आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। तो 4 चीजें याद रख लो कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही? 12th फेल। बेस्ट एक्टर रहे रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है उनकी वाइफ आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा रहे 12th फेल के लिए। चलो फिर बताओ, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा नीतीश कुमार। तो JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार अभी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। मतलब आप कहोगे कि अभी तक तो मुख्यमंत्री यही थे। हाँ यही थे, पर गठबंधन की सरकार थी। किसके साथ? RJD राष्ट्रीय जनता दल के साथ। फिर उन्होंने गठबंधन उससे तोड़ दिया और BJP से नाता जोड़ लिया। और उसके बाद तो सुबह तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और शाम को BJP के साथ जुड़ करके वापस से एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली और 9वीं बार उन्होंने शपथ लिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। फिर बताओ, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो याद रखना, एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य यानी कि मार्केट कैप को हासिल करने वाली दुनिया की ये दूसरी कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, ट्रिलियन कितना होता है? देखो, मिलियन तो आपको पता होगा, मिलियन कहते हैं हम 10 लाख को, यानी कि 10⁻6। और बिलियन इसमें 3 जीरो और जोड़ दो, यानी कि 10⁹ हो जाएगा, यानी कि 1 अरब। वहीं ट्रिलियन की बात करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। इसे कहेंगे हम 1000 अरब। तो इतने की मार्केट वैल्यू हो चुकी है और पूरी दुनिया में ऐसी ये दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। पहली एप्पल थी, ये भी याद रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो दुनिया में हर साल 28 जनवरी को ये डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य डेटा सुरक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस बार की थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। फिर आपसे पूछ रहे हैं
भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। तो आंसर होगा डॉक्टर नित्या आनंद। तो अभी भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का भी 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सहेली ये दुनिया की पहली और एकमात्र गैर स्टेरॉइड, गैर हार्मोनल और सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है। इसे 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने लॉन्च किया था। और डॉक्टर नित्या आनंद की बात करें तो 1974 से लेकर 1984 तक वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी रहे थे। तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में टॉप पर कौन रहा? तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क। तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, हिंदी में बोलोगे तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। कौन जारी किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया और इसमें यह बताया गया कि दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है। तो इसमें टॉप पर डेनमार्क है, मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार, सबसे कम करप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे पे न्यूजीलैंड है। वहीं अगर बात करें इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे कौन है, या यूं कह दूं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां पर है, तो 180वें नंबर पे है सोमालिया देश। मतलब 180 देशों की ये लिस्ट है, इससे आपको पता चलेगा। और इस लिस्ट में 180 देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है? भारत 93 नंबर। फिर बताओ अभी हाल ही में ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी को। तो अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के चेयरमैन बन गए हैं। नाम क्या है? अनिल कुमार लाहौटी, ये ध्यान में रखना है आपको। और ट्राई के जो चेयरमैन होते हैं ना, उनका कार्यकाल 3 साल या 75 वर्ष उम्र जो भी पहले हो उतना रहता है। आपको याद है नीना सिंह का नाम? ये CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अनीश शाह ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न पर ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको दूंगा। पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं। अभी हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। आपको पता है इस बार हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस मौके पर कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ बोलते थे, नया नाम कर्तव्य पथ है, इस पर कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी निकाली गई। तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। उनकी झांकी किस थीम पर थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी के थीम पर उनकी झांकी थी। और इसमें दूसरे स्थान पे गृह मंत्रालय की झांकी रही। ये जो मैं रैंकिंग आपको बता रहा हूँ, ये मंत्रालयों की, मिनिस्ट्रीज की जो झांकियां थी उनमें आपको बता रहा हूँ कि किस मंत्रालय की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब इसके अलावा 2 और कैटेगरी होती है। एक होती है पीपल्स चॉइस कैटेगरी, जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, लोगों से, जनता से वोटिंग करवाई जाती है कि बताओ कौन सी झांकी अच्छी थी, कि इस राज्य की थी अच्छी कि उस राज्य की थी। और एक जजेस चॉइस कैटेगरी होती है, जिसमें उन्हीं के जजेस होते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो दोनों कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। देखो, पीपल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात की झांकी टॉप पे रही है, वहीं जजेस चॉइस कैटेगरी में उड़ीसा की झांकी टॉप पे रही है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी झांकी टॉप पे रही, तो अगर आप कहोगे कि उड़ीसा की झांकी टॉप पे रही या आप कहोगे गुजरात की झांकी टॉप पे रही, तो आपको कैटेगरी बतानी पड़ेगी। देखो भाई, पीपल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात की है, तो जजेस चॉइस कैटेगरी में उड़ीसा की है। और मंत्रालयों की उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी टॉप पर रही है। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी पता है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि इस बार हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे थे? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो रहे थे। तो ये अब ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी फरवरी 2024 में इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा GSLV F14। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इनसैट 3DS की। ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब मौसम विभाग से जुड़ी एक सैटेलाइट है जो कि मौसम से संबंधित जानकारी देगा। या आप यूं भी कह सकते हो कि इसी तरह का हमने 2013 में इनसैट 3D और फिर 2016 में इनसैट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये उनकी काम करने की जो कैपेबिलिटी है, काम करने की जो क्षमता है, ये उसे बढ़ाएगा। जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उस सर्विस को बढ़ा देगा। क्या नाम है सैटेलाइट का? नाम याद रखना है, इनसैट 3DS।
और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेंगे ये भी याद रखना, GSLV F-14 से। कहां से लॉन्च करेंगे, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और जानकारी दे दूं कि इस तरह की जो पहली सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी वो थी इनसेट 1B। कब लॉन्च की थी वो हमने 1983 में लॉन्च की थी। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 जनवरी को। इस बार 28 जनवरी को मना रहे हैं हम ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे। मतलब हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। ये दिन हर साल जनवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, तो इस बार हम 28 जनवरी को मना रहे हैं। थीम क्या है इस बार की, बीट लेप्रोसी। और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, हैंसन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो ये कुष्ठ रोग है ये एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और इसी की खोज की थी नॉर्वे के चिकित्सक हैंसन ने, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अच्छा, वैसे भारत में हम कुष्ठ विरोधी दिवस मनाते हैं वो 30 जनवरी को मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है, 2027 तक भारत को कुष्ठ रोग मुक्त करना। चलो फिर बताओ, हाल ही में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहां पे, कच्छ गुजरात में। अभी 27 जनवरी 2024 को ये हुआ और इसकी अध्यक्षता की हमारे जो मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने। अच्छा, एक योजना आपको याद होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब शुरू हुई थी बता सकते हो, 10 सितंबर 2020 को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा तन्मय अग्रवाल। तो अभी तन्मय अग्रवाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मात्र 147 गेंदों में 300 रन बना करके इतिहास रच दिया। तन्मय अग्रवाल ये हैदराबाद के हैं। और कहां पे ये रिकॉर्ड बनाया और किसके खिलाफ, तो अभी रणजी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और इसी में आप कह सकते हो उन्होंने 119 गेंदों में अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर ली थी। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी का भी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। और इस तरह से उन्होंने 39 साल पुराने यानी कि 39 ईयर पुराने रवि शास्त्री के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 123 गेंदों में डबल सेंचुरी लगाई थी। तो तन्मय अग्रवाल का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 जनवरी को। हर साल 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाया जाता है।